नमस्कार अमित दत्त सर। हाँ जी नमस्कार। सर कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई कला स्टार्ट की कैनवस पे हाँ जी और काफी टाइम इन्वेस्ट हो गया लेकिन लग रहा है नहीं ये किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है? होता क्या है कि कई बार हम कुछ काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारा विचार जिस इमोशंस को, जिन भावों को लेके चल रहा होता है, कई बार हमारा जो सामाजिक या वैसा जो सराउंडिंग्स होती है ना, वो कुछ अलग ढंग से रिएक्ट कर रही होती हैं। तो हमारा विचार और एक्शन जब सिंक्रोनाइज नहीं करता ना, तो वो कभी उस पे जो है ना सार्थक हो नहीं पाते। हर किसी के साथ ऐसा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे सब कॉन्शियस जो है वो कॉन्शियस से ज्यादा अलर्ट है। कई बार कई काम ऐसे भी होते हैं, कई सालों रखे रहते हैं और फिर वो अचानक से कभी स्पार्क आता है, वो ऐसे ही पूरे होते हैं और बहुत सहजता से हो जाते हैं। और मैं रिन मैम से रिक्वेस्ट करता हूं कि अमित दत्त जी का फूलों से स्वागत कर दिया जाए। और हम हमेशा ये कहते हैं कि काश हमारे पास 1000 बुके होते, 1000 गुलदस्ते होते और हम हर एक व्यक्ति को गुलदस्ता दे रहे होते। आप सब लोग उतने ही कीमती हैं जितने अमित दत्त जी हैं। हर एक व्यक्ति उतना ही कीमती है। तो फिर दोबारा से दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट के मंच पर अमित दत्त जी आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और अमित भाई के साथ हमारी पुरानी एसोसिएशन है इस पे, लेकिन लंबी बात बाद में करेंगे। और मैं चाहता हूं कि मंच जो है अमित जी को हैंड ओवर कर दिया जाए। अमित जी, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कोलाज ऑफ आर्ट का मुझे इस मंत्रणा में आमंत्रण देने का, और यहाँ पर उपस्थित सभी कोलाज ऑफ आर्ट की टीम और आप सब लोग। मुझे कहना चाहिए कि सभी विशिष्ट और अति विशिष्ट जितने भी यहाँ पे लोग पधारे हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो मैं भी ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बात को शुरू करते हैं कि वक्त गुजरा न तेरे पहलू में तो तू बेसब्र हो गई है जिंदगी। वक्त गुजरा न तेरे पहलू में तो तू बेसब्र हो गई है जिंदगी। तन्हाइयों की ज़रूरत होगी तुझको है जिंदगी। हम तो यूं भी शोर मचाते आए थे दुनिया में। थैंक यू। तो ये जो शोर है ना, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि ये शोर हमारे भीतर मचा रहना चाहिए। शोर दो तरह का होता है, एक जो बाहर की तरफ है और एक शोर है जो हमारे भीतर मचता है। हमारे भीतर जो शोर है, उन शब्दों का, उन वो जो प्रश्न, वो जो क्वेश्चंस जो हमारे भीतर डे टू डे लाइफ में उठते हैं, उन सब का जो हमें एहसास दिलाता है हमारे होने का, उस शोर को हमारे भीतर हमेशा रहना चाहिए। हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है ना? हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है कि मैं ढूंढता हूं उसको जो दिखता नहीं। क्या है मालूम नहीं, और कैसा है क्या ढूंढ रहे हैं। हर कोई एक दौड़ में लगा है कि ये ऐसा कुछ कर रहा है तो मैं भी ऐसा कुछ कर लूं। आगे पेरेंट्स भी उसी दौड़ में लगे हैं कि उनके एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं आसपास वाले कि वो चाचा के बेटे को देखा, उसको देखा, वो देख क्या कर लिया, तू भी ये कर ले, वो कर ले। हमारे भीतर क्या पोटेंशियल है, बच्चे के अंदर क्या पोटेंशियल है, उसको हम भूल जाते हैं और हम उस दौड़ में लगा देते हैं उसको।
और वो एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती। और हम लोग, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे पता चला, मुझे एहसास हुआ कि मैं किस चीज़ के लिए हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। डूज और डोंट्स अगर हमें हमारे पता चल गए तो उससे बड़ी बात नहीं है कोई, कि मैं ढूंढता हूँ उसको जो दिखता नहीं, जैसा दिखता हूँ मैं भी तो वैसा हूँ नहीं। अभी उतरा हूँ 1-2 सीढ़ियाँ अपने ही भीतर, कि टकरा गया अपने ही अहम से। अभी उतरा हूँ 1-2 सीढ़ियाँ अपने ही भीतर, कि टकरा गया अपने ही अहम से। हाँ, मैं ढूंढ लूंगा उसको जिसे मैं ढूंढता हूँ। धुन बांसुरी की बजती है अब मेरे भी भीतर, पो फटेगी मेरे भी भीतर। तुम देखना एक दिन हो जाऊंगा रोशन और मिलूंगा खुद से। गौतम से बौद्ध हो जाना तो तय है मेरा भी, गौतम से बौद्ध हो जाना तो तय है मेरा भी। बस अपने भीतर वो वट वृक्ष ढूंढता हूँ, मैं ढूंढता हूँ उसको जो दिखता नहीं, जैसा दिखता हूँ मैं भी तो वैसा हूँ नहीं। तो वो जो वट वृक्ष है ना, वो हमें उसको ही तलाशना है। हमारे भीतर कहाँ है, हम किस चीज़ के काबिल हैं, हम क्या कर सकते हैं। और रही बात दौड़ की ना, तो ये दौड़ तो हमारे पैदा होने के पहले से ही शुरू हो गई, है ना। किसी के पास कैनवस के लिए पैसे नहीं है, किसी के पास कैनवस है, कलर हैं, लेकिन आइडियाज़ की स्ट्रगल है ना। वो सोच रहा है, विचार उसके अंदर नहीं बन रहे, वो विचार कैसे आकार लेंगे, क्या रंग लेंगे, क्या रूप लेंगे, है ना। ये हर किसी की एक दुविधा है, हर किसी की एक स्ट्रगल है, और ये रहनी भी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बडिंग आर्टिस्ट या जो स्टूडेंट है अभी आर्ट के, या आर्ट का ही क्यों, कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, ये हर किसी की एक स्ट्रगल है कि क्या करना है, कैसे होगा, है ना। ये स्ट्रगल, यही एक स्ट्रगल है। जब एक बड़े से बड़ा कलाकार भी, जब उसके सामने एक कैनवस लगता है, तो उसके भीतर का एक कलाकार, उसकी स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है कि उस पे क्या आएगा, क्या उतरेगा। तो एक विचार का आकार होकर रंगों के माध्यम से साकार हो जाना, या सिर्फ हम पेंटिंग की ही बात क्यों करें, किसी भी फील्ड की बात करते हैं, वो चाहे म्यूजिक है, वो साहित्य है, कुछ भी, है ना। और है क्या, अब बात हम करते हैं कि कला है क्या। एक्चुअली कला एक शब्द है, बहुत सिंपल सी बात है कि अपने आप की अभिव्यक्ति, मेरे भावों की अभिव्यक्ति, वो कोई भी माध्यम हो, वो किसी भी माध्यम से, वो चाहे रंग हैं, शब्द हैं, म्यूजिक है, थिएटर है, बहुत सारे मीडियम्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनके पास विचार तो बहुत हैं, लेकिन उन विचारों को आकार कैसे दिया जाए, किस माध्यम से दिया जाए, वो इसी जो है उधेड़-बुन में बहुत लोग ऐसे हैं कि उनकी ज़िंदगी निकल जाती है। और जो कला के साधक हैं, जो कला के क्षेत्र में अभी अपना कदम रख रहे हैं, मैं कहता हूँ वो बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि उनको समय रहते पता चल गया कि उनको लाइफ में क्या करना है। बस ये तो पता चल गया क्या करना है। अब जो सबसे ज़रूरी काम वो ये है कि ईमानदारी, हमें अपने साथ ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि एक बहुत सारे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, तो एक उसी की बात करते हैं कि जब हम आर्ट करते हैं तो सबसे पहले जो प्रश्न जो आते हैं ना, हमारे जो विचार आते हैं कि क्या करें, कैसे करें। तो सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि कला जो है उसके 3 चरण हैं, 3 पहलू हैं उसके।
पहला है स्टडी वर्क। स्टडी वर्क जो है एक कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो स्टडी वर्क क्या है? ग्रामर है। हर चीज़ की एक ग्रामर है। जब हम छोटे थे तो जब स्कूल में गए तो सबसे पहले हर लैंग्वेज की अपनी एक, हर सब्जेक्ट की अपनी एक ग्रामर है। उस ग्रामर को जब हम समझते हैं तो तभी हम कुछ अपनी बात कह पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, उसको सही तरीका दे पाते हैं, है ना। अगर साहित्य की बात करें तो साहित्य की अपनी एक ग्रामर है। म्यूज़िक की बात करें तो उसका अपना एक सुरों का, उसका अपना एक बहुत बड़ा विशाल जो है उसका ज्ञान है, उसकी अपनी एक बात है। इसी तरह से अगर हम पेंटिंग की बात करते हैं तो पेंटिंग का भी अपना एक उसकी ग्रामर है पूरी। अब वो क्या है? स्टडी वर्क क्या है कि लाइट एंड शेड क्या है, टिंट और टोन क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, पर्सपेक्टिव क्या है, प्रपोर्शन क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें। स्टिल लाइफ करने बैठते हैं हम लोग, हमारे सामने इतने सारे ऑब्जेक्ट्स लगे हैं, है ना। उसमें अलग अलग तरह के, हमें ब्लैक एंड वाइट टोन्स के अंदर उसको निकालना है। क्रीम कलर है, वाइट से शुरू होते हैं, वाइट का है, क्रीम का ऑब्जेक्ट है, एक क्रोम येलो कलर आ गया, रेड आ गया, वर्मिलियन रेड है, उसके साथ जो है पर्शियन ब्लू आ गया, पर्शियन ब्लू के साथ जो है ब्लैक की टोन है। इतनी सारी टोन्स की वेरिएशन है और उसको हमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट के अंदर उसको हमने दिखाना है। तो वो जो टोनल वैल्यूज जो हैं उसकी सेंस हमारे को डेवलप होती है ना। टेक्सचर क्या है, किसी चीज़ का टेक्सचर का क्या यूज़ है हमारी आर्ट के अंदर। एक कांच की बोतल है, एक प्लास्टिक की बोतल है, दूर रखी है, दोनों में पानी है, लेकिन हमें देख के पता चलता है ये कांच वाली है, ये प्लास्टिक वाली है, जबकि दोनों का दूर से देखने में दोनों ट्रांसपेरेंट हैं, दोनों पे रिफ्लेक्शन है, सब कुछ है। एक बेसिक सा डिफरेंस है उसमें। जो प्लास्टिक की जो बॉटल जो है वो बहुत थिन लेयर में होती है, तो उसके ऊपर जब सोर्स ऑफ लाइट हमारी, जब लाइट उस पर आती है तो उसकी जो रिफ्लेक्शंस, उसकी जो हाईलाइट्स होती है ना, वो बहुत शार्प होती हैं, बहुत तीखी हाईलाइट्स होती हैं उसमें। और उसमें जो डार्कर पोर्शन भी जो होते हैं वो बहुत तीखे होते हैं, बहुत शार्प होते हैं। लेकिन बॉटल जो है कांच की वो थोड़ी थिक होती है, तो उसके कारण जब उस पर लाइट एंड शेड पड़ता है तो वो जो टोन्स हैं वो बहुत सॉफ्ट होके आती हैं उसके अंदर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है अगर हम उस टेक्सचर को नहीं समझेंगे। इसी तरह से मिट्टी का बर्तन है या कोई सिल्क का कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, सिल्क में कितना एकदम से चमक होती है, तो वो उस टोन को जब तक हम नहीं समझेंगे, उसका अनुभव बहुत ज़रूरी है। जब हम उसको अनुभव करेंगे तभी हम उस चीज़ों को, तो इसीलिए एक कलाकार बनने के लिए हमें ग्रामर जो है ना उसको समझना बहुत ज़रूरी है। पर्सपेक्टिव आ जाता है, पास की चीज़, दूर की चीज़, पास की चीज़ कितनी बड़ी कितनी छोटी, है ना, दूर जाती हुई चीज़ कैसे कितनी ब्लर हो जाती है, कितने टोन देनी है, लाइटर जाएगी, डार्कर टोन में जाएगी, कैसे। तो ये सारी जो सेंस है ये डेवलप करती है वो हमारे भीतर। प्रपोर्शन जो है एक आता है उसमें कि एक बड़ा सा जो है फ्लावर वास रखा है, उसके साथ जो है एक छोटा सा कप है, कप के साथ एक जग रखा है, जग के साथ एक छोटा सा चम्मच रखा हुआ है, एक बुक है बहुत पतली है, एक बहुत मोटी बुक है। तो ये आपस का जो प्रपोर्शन है, और उसके बाद उसमें जो डायमेंशंस जो क्रिएट होती हैं, फोरग्राउंड, मिडल ग्राउंड, बैकग्राउंड, फिर उसके पीछे ड्रेपरी है, ड्रेपरी के ऊपर के जो टोन्स हैं वो कैसी हैं, उसकी एक ऑब्जेक्ट की दूसरे पे क्या शेडो जा रही है, कैसे जा रही है। तो ये जो स्टडी वर्क है ना, ये स्टडी वर्क बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और फिर दूसरी बात आती है, जो ये तो हो गया स्टडी वर्क, दूसरा जो पहलू है वो है इमेजिनेशन। वो हम सब लोगों के पास है। सब लोग कुछ ना कुछ सोचते हैं, हर किसी के दिमाग में, मन में कोई ना कोई विचार आता है। वो जो इमेजिनेशन है ना, वो हमें एक दूसरे से भिन्न करता है। एक ही टॉपिक पे जब इतने सारे आर्टिस्ट काम करते हैं तो हर कलाकार का उसको कहने का तरीका अलग हो जाता है। एक इवन आप कई बार आउटडोर लैंडस्केप के लिए जाते होंगे तो आपके सामने एक ही तरह का परिप्रेक्ष्य है, एक ही तरह का एक व्यू है,
और जब वहाँ पे वो 20, 25, 50 स्टूडेंट्स जब बैठते हैं ना, तो हर किसी का उसको देखने का जो नज़रिया है ना, वो अलग हो जाता है। कोई किसी एक पोर्शन को लेता है, कोई इन टोटलिटी लेता है, छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में हर किसी को कुछ ना कुछ उसमें से प्रभावित करता है, उस इम्पैक्ट डालता है, और वो चीज़ हम अपने कैनवस पे उतारते हैं। और ऐसे भी बहुत से होते हैं जो उस चीज़ को तो देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो अपने ढंग के कलर्स, अपने तरह का ट्रीटमेंट उसमें डालते हैं, अपना अनुभव उसके अंदर जो है छिटक देते हैं। तो वही है कि आप कहाँ से चलते हैं, कैसे है। तो ये जो इमेजिनेशन है, और आप ये देखिए कि हमारे पास जब से ये शुरू हुई, सृष्टि जब से शुरू हुई, जब से हमने अपने आप को अभिव्यक्त करना सीखा, अपनी फीलिंग्स को कहना सीखा किसी भी माध्यम से, तो जब से ये सृष्टि स्टार्ट हुई, भाव वही हैं, 9 रस हैं सिर्फ, और उन्हीं 9 रसों पे हर तरह का मीडियम, हर तरह का कलाकार, वो चाहे साहित्यकार हो, पेंटर हो, म्यूजिशियन हो, या थिएटर या फिल्म से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, उन्हीं रसों पे बात करता है, उन्हीं इमोशंस को निकालता है। लेकिन कब से काम हो रहा है? आदि काल से, सदियों से काम हो रहा है। उन्हीं, उतने ही शब्द हैं, उतने ही रंग हैं, है ना, उतने ही सुर हैं, लेकिन तब से इतना काम हुआ, और हर बार हर कलाकार नई बात कहता है, उन्हीं शब्दों से, उन्हीं रंगों से हर बार कलाकार आता है और एक नई बात कह के चला जाता है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हमें लगा हो कि हाँ, जो 20वीं सदी में जो काम हुआ था, आज भी वैसा कोई कुछ कर रहा है। कॉपी वर्क दुनिया, हम भी कहीं ना कहीं से नेचर से ही तो ले रहे हैं। एक होता है कि आपने किसी के आर्ट वर्क को कॉपी किया, एक होता है कि आप कहीं से प्रभावित हुए, नेचर से, कहीं से कुछ, क्योंकि फॉर्म्स तो वही है ना। आप जो कुछ भी उठा रहे हैं वो नेचर से ही उठा रहे हैं। जो आज से पहले जो लोग, जो आदि मानव जो थे, जो केव आर्ट जो करके गए, जो गुफाओं में जो चित्र बने, वहाँ से लेके आज तक समय काल परिस्थितियाँ चेंज हुई, लेकिन भाव वही रहे, और उसके साथ साथ कुछ नई चीज़ें आई, है ना। और आप कभी इसको इस नज़रिए से सोचो कि पहला व्यक्ति जिसने, जब वो केव के ऊपर उसके हाथ में कुछ लगा होगा, खाली बैठ, और ये हमारी जो मानव जो एक मेंटालिटी कह लो, या एक हमारा जो स्वभाव कह लो, वो आज से नहीं है कि जब आप खाली बैठते हैं, अगर आपके हाथ में अगर पेन, पेंसिल या कुछ भी है ना, आप ड्राइंग करते हो चाहे नहीं करते हो, अगर आप किसी विचार में हो ना, अगर आपके हाथ में वो आ गया, तो चाहे आप उस पर स्क्रिबलिंग करते हो, कुछ भी करते हो, वो आपको एहसास भी नहीं होता कि आप वो कब वो करने लगते हैं। और जब तक वो विचार चलता है, तब तक वो कहीं ना कहीं वो आप करते रहते हो। अगर कोई बैठा है आपके सामने और गलती से आपने वो पेन छोड़ दिया ना, तो उसके अंदर भी वही भाव जो है ना, वो कैरी फॉरवर्ड करता। आप किसी के सामने कुछ करके ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसको उठा के वो भी उस पे जो है पेपर पे कुछ ना करे। तो ऐसा ही उस आदि मानव ने भी किया होगा, खाली बैठा होगा, उसको लगा होगा क्या वो कुछ ऐसा कुछ शार्प जो है पत्थर या कुछ आया होगा हाथ में, उसने हो सकता है पहले कुछ जमीन पे कुछ किया हो, फिर उसको लगा हो इस पे करके देखते हैं, तो वो करते करते जो है वो एक आर्टवर्क की फॉर्म में। बताइए, जब भाषा नहीं थी, शब्द नहीं थे, उस समय हमारे पास प्रमाण हैं उन कलाओं के जो उस समय के आदि मानव ने उन भित्ति चित्रों पर, उन गुफाओं में वो किए। तो ये हमारे भीतर आज से नहीं है, ये विचार तभी से चलते आ रहे हैं। और होता है क्या कि एक जनरेशन से दूसरे से तीसरे में चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। पहले कलाकार थे, उनके पास उस तरह के मीडियम, उस तरह की चीज़ें नहीं थी, जो है सोशल मीडिया नहीं था, वो सब नहीं था। तो उनको सोचिए, जब वो काम करते थे, एग्जिबिट करते थे, तो कैसे लोगों तक
उनकी खबर पहुंचती होगी कि हाँ भाई इस कलाकार की यहाँ एग्जीबिशन है या ये वो, बहुत लिमिटेड लोगों तक पहुंचती थी। शायद इसीलिए कला का विस्तार धीरे धीरे, और आज के टाइम में तो आप एग्जिबिट करो चाहे ना करो, फेसबुक है, इंस्टा है और इतने सारे मीडियम्स हैं कि हमें सबको एक दूसरे का पता रहता है कि कौन कलाकार क्या कर रहा है ना। अब तीसरी बात आई इमोशंस। इमोशंस के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। अगर इमोशंस नहीं है तो वो एक आर्ट वर्क अच्छा नहीं हो सकता। अगर आप दिल से उस काम को नहीं कर रहे, अगर आप कुछ गा रहे हैं, बजा रहे हैं या पेंट कर रहे हैं, जो इमोशंस होते हैं ना, वो इमोशंस हमारे अभिव्यक्त होते हैं, वो कैसे भी हों, है ना। वो अगर आप सोचिए कि ऐसे ही रैंडम कुछ लोगों को हम छोटे छोटे कुछ कैनवस या छोटे छोटे कुछ पीस ऑफ पेपर्स जो हैं खूब सारे ले लिए जाएं और एक जगह उनको ऐसे नीचे बिछा दिया जाए और बहुत सारे रंग अलग अलग उसमें जो हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, जितने भी कलर्स आप सोच सकते हो, उनको अलग अलग कंटेनर्स में घोल के एक जगह रख दिया जाए और रैंडम बाहर से ही जाते हुए लोगों को पकड़ा जाए। उनको कहा, एक रिक्शा पुलर है उसको कहा जाए कि भैया 1 मिनट आना, इसमें से कोई भी एक कलर उठा लो और किसी एक शीट के ऊपर गिरा दो से। मैं शर्तिया कह सकता हूं जितने लोग उसको करेंगे वो हर बार हर इंसान अपने टेम्परामेंट के हिसाब से उस कलर को चूज करेगा और जब वो गिराएगा ना, उसको गिराने का भी उसका अपना एक टेम्परामेंट है। अगर कोई अंदर से बहुत खुश है, बहुत मस्ती में है ना, तो वो वैसा ही कोई कलर, कूल कलर उठाएगा और जब उसको गिराएगा ना तो वो पूरा एंजॉय करेगा। वो उसको गिराने का उसका एक मस्ती होगी उसकी, क्योंकि वो फुर्सत में है, उसको कोई कहीं भागम भाग नहीं है, उसके दिमाग में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक इंसान जो अपने बॉस से डांट खा के आया है, उसकी सैलरी जो है उसकी डिमोशन हो चुकी है और उसको आप जबरदस्ती कहोगे भैया ये उठा के गिरा दो, तो वो जो स्प्लैश है, वो जो चिड़चिड़ाहट है, वो जो झुंझलाहट है ना, वो गिरी हुई आपको उस कैनवास पे वो एग्रेशन नजर आएगा। तो कुछ आप स्क्रिबल भी करते हैं ना, उस स्क्रिबलिंग वे में भी आप कितने पीसफुल थे, कितने एग्रेशन में थे, कितने गहन विचार में थे, वो आपको एक स्क्रिबलिंग भी बता देगी अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे। तो कला बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ यहां से कैनवस तक जाने का एक माध्यम है, सिर्फ एक माध्यम है। आप क्या सोच रहे हो, वो सिर्फ उस एहसास को अपने अंदर रखकर जब आप कुछ भी करते हैं ना, इसीलिए मैं हमेशा से बोलता हूं कि जो एब्स्ट्रैक्शन है ना, मेरे को लगता है वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसको अगर हम दूसरी तरह से अगर हम लें, बहुत से लोग अक्सर ऐसा होता है कि जब कुछ किसी ने कुछ एब्स्ट्रैक्ट किया है तो लोग देख के कहते हैं अरे ये क्या पेपर खराब कर दिया, ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। लाइट म्यूजिक होता है ना, जैसे फिल्म का म्यूजिक है, जो पर्दे पे चल रहा है वही शब्द कह रहे हैं और वही देखने वाले की समझ में आ रहा है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। एक दर्द है उसका अंदर का, वो बता रहा है कि मेरे को इतना है कि भाई सफोकेशन हो जाएगी, मैं जी नहीं सकता। ये लाइट म्यूजिक है, सीधी बात हो रही है, बिल्कुल सीधी सीधी। लेकिन इसी को जब हम थोड़ा सा चले जाते हैं, अगर हम गजल की बात करते हैं तो गाली साहब कहते हैं कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है ना। और भाव क्या होता है? भाव हमेशा से जो है ना एब्स्ट्रैक्ट है, भाव कभी भी रियलिस्टिक नहीं होता। फॉर्म जो है वो रियलिस्टिक होती है, लेकिन जो भाव है वो हमेशा से ही एब्स्ट्रैक्ट है, वो अमूर्त है, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हो। उसका डिपिक्शन, उसकी अभिव्यक्ति जो है ना वो नामुमकिन है। मीठा है, जलेबी है, मीठी है, जलेबी तो बना लोगे, लेकिन वो मीठी है, वो मीठा कैसे दिखाओगे उसमें, वो एहसास कैसे दिखाओगे? उसका
उसकी फॉर्म तो आप बना सकते हो, लेकिन उसके एहसास को नहीं दिखा सकते। ठंडी हवा का झोंका आ रहा है, आप उसको फील कर रहे हो। आप पिक्चर में बाल उड़ते तो दिखा सकते हो, कपड़ा उड़ता दिखा सकते हो, सिंबॉलिक वे में दिखा सकते हो, लेकिन वो जो सौंधी खुशबू, जो बारिश की बूंदें गिरी थी, उसकी जो सौंधी खुशबू जो आई, और जो हमारे चेहरे पे और बॉडी पे जो ठंडी हवा का जो झोंका लगा, उस भाव को कैसे दिखाएंगे आप? वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं। तो भाव जो है हमेशा से ही जो है अमूर्त रहा है, वो सिर्फ फीलिंग है, उसके साथ हम जा सकते हैं, है ना। कि मेरे को गुरु नानक देव जी का एक वो याद आ गया कि जे तो प्रेम खिलन का चाओ, जे तो प्रेम खिलन का चाओ, सरधर तली गली मोरी आओ। इतनी अच्छी बात कही है ना उन्होंने कि अगर हम आर्ट की फील्ड में या किसी भी फील्ड में अगर हम हैं, तो उन्होंने कहा सर धर तली गली, रख कर नहीं बात कर रहे वो कि सर को तली पे रख के आओ, कह रहे हैं सर धर, सर को रख के एकदम धर के गली में मेरी आओ। मीन्स जो आइडेंटिटी जो है आपकी, जो ईगो है, जो मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर दूंगा। अगर आपको कुछ करना है, जब आप कुछ भी क्रिएटिव या कुछ भी कर रहे हैं, उस अपने मैं को, अपने उस चेहरे को जो उन्होंने सर को धर के रखने को कहा है, हाथ के ऊपर हथेली पे रख के, वो कह रहे हैं एक तरफ रख के तब इस गली में घुसियो, नहीं तो तेरा काम नहीं है, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो उसी प्रेम की बात कर रहे हैं वो कि अगर हम कला में या किसी भी उसमें अगर हम जा रहे हैं ना, तो हमें अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल बाहर ही रख के आना पड़ेगा। उस समय वो मैं नहीं है ना, उस समय जब एक रस हो जाएंगे, एक यूनिट हो जाएंगे। साइकिल चलाई ना हमने बचपन में, तो जब शुरू में पहली बार साइकिल सीखी होगी, तो पीछे बड़े भाई ने, मदर ने, फादर ने, सिस्टर ने, किसी ने पकड़ा होगा साइकिल को, और जब बैलेंस धीरे धीरे बनता था, कभी गिरते थे, उठते थे, फिर उसके बाद एक समय के बाद क्या होता है कि बैलेंस हो जाता है। फिर हम एक हाथ से चलाएं, दोनों हाथ छोड़ के चलाएं, कैसे भी चलाएं, तो वो क्या चीज़ है। फिर हमें ये याद नहीं करना पड़ता कि हमें कहाँ घंटी बजानी है, कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ क्या करना है। पहले जब हम शुरू में कोई भी काम करते हैं तो बहुत स्टिफनेस के साथ करते हैं, एकदम ऐसे पकड़ के बैठते हैं उसको। फिर धीरे धीरे एकदम से हमारे वो ब्लड में, हमारे अंदर, हमारे बिहेवियर में वो इतना रच बस जाता है कि हमें उसका एहसास ही नहीं रहता कि हम साइकिल चला रहे हैं। तो हम 2 यूनिट से 1 यूनिट, वो पूरा ऊपर से जब बैलेंस तभी बनेगा जब हम उस साइकिल की रिदम में चल रहे हैं। अगर साइकिल की रिदम इधर है तो हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा, अगर उसके विपरीत जाने की कोशिश करेंगे तो हम गिर जाएंगे। तो वो बैलेंस जो है लाइफ का बहुत ज़रूरी है ना। और ये साइंस में भी ये जो है एक बैलेंस का एक एग्जाम्पल है कि अगर आप दीवार के साथ घर पे जाके करके देखिएगा, अगर आप दीवार के साथ अपना ये कंधा और ये पैर ऐसे मिला दें इस वे में, तो आप अपना ये वाला पाँव उठा के देखिएगा, आप पाँव उठा नहीं पाएंगे। क्योंकि जब हम इसको उठाते हैं तो हमारी बॉडी का जो बैलेंस है ना, वो बिल्कुल मास जो है वो स्ट्रेट बिल्कुल अलाइन होना चाहिए। तो जब हम इसको उठाते हैं तो हमारी ये बॉडी यहाँ से हल्की सी इधर टिल्ट होती है। जब दीवार की उसमें आएंगे वो इधर जाने नहीं देगी, आप इसको उठाएंगे, आप उठा ही नहीं पाएंगे, इतना सा भी नहीं उठा पाएंगे। अभी सोच के लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होगा, आप करके देखिएगा। तो वही है कि इसी तरह से जो बैलेंस है ना, वो हर चीज के लिए बहुत जरूरी है। अब कला में बैलेंस क्या है? कला में बैलेंस है उसके 6 अंग: रूप, रूप भेद, प्रमाण, भाव
लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। रूप भेद क्या है? फॉर्म और टेक्सचर। फॉर्म और टेक्सचर के को हम कैसे पहचानते हैं? जैसे मैंने थोड़े समय पहले बात करी, कांच की बोतल, है ना, या और इस तरह की जो भी वो हैं, कि रूप में भेद करना, है ना। एक से दूसरे से तीसरे में पता चला घोड़ा बना रहे हैं, गधा लग रहा है ना, और कुछ बना रहे हैं तो वो कुछ लग रहा है, तो वो वैसा नहीं लगना चाहिए, वो उसके जैसा जो हम चीज़ कर रहे हैं वैसी होनी चाहिए, है ना। तो इसी तरह से रूप है। फिर आता प्रमाण। प्रमाण क्या हुआ? वही पर्सपेक्टिव, प्रपोर्शन, एक से दूसरे में तीसरे में कैसे हम जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। कला के जो भी साधक हैं, कला के जो भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो इन बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखें। और जब तक आपका स्टडी वर्क पूरा नहीं होगा ना, तब तक आप एक अच्छी बात कह नहीं पाएंगे। अगर साहित्यकार के पास अगर शब्दकोश नहीं है, उसके पास वोकैबुलरी नहीं है, तो वो अपने एक्सप्रेशंस को कैसे जस्टिफाई कर पाएगा। इसीलिए एक पेंटर के लिए ज़रूरी है पिक्शनरी, है ना। आप जितना ज़्यादा विजुअल्स देखोगे, जितने ज़्यादा उन विजुअल्स को महसूस करोगे, आपके दिमाग में आइडिया तो आ गया, लेकिन उस इमेजरी को, उसको आप लाइट एंड शेड क्या है, कैसे होगा, टोन्स कैसे आएंगी, है ना, उस पूरे कॉम्पोजिशन में क्या चाहिए, कैसे करना है, तो वो कैसे करोगे अगर आपके पास वो विजुअल्स ही नहीं है। सोच तो लिया आपने, लेकिन विजुअल्स नहीं आ रहे। तो वो स्टडी वर्क बहुत ज़रूरी है। और स्टूडेंट लेवल पे मैं यही कहूँगा कि मैक्सिमम जितनी स्केचेस जितना हम कर सकते हैं वो हम करें, वो बहुत ज़रूरी है ना। तो अब कला मैं करता हूँ, आर्ट तो है कि ठीक है, मैंने इसकी प्रॉपर एजुकेशन करी, वो सब करा, उसके साथ साथ मैं लिखता भी हूँ। लिखता क्यों हूँ ये मुझे आज तक पता नहीं चला, बस लिखता हूँ। तो ऐसे ही एक बार जो है ऐसे ही था, तो दिमाग में बात यही आई कि भी हूँ तो मैं पेंटर, मैंने एक विधिवत उसकी जो है शिक्षा ली, प्रॉपर मैंने उसको उसमें ग्रेजुएट हुए, सब चीज़ें करी, उसकी पूरी जो है हमने विधिवत हम उस चीज़ में गए। लेकिन साहित्य की तो मैंने बहुत ज़्यादा साहित्य पढ़ा भी नहीं, लेकिन फिर भी लिखता हूँ। तो कुछ शब्द जो हैं दिमाग में, इसी भाव से कुछ शब्द बने कि रात चांद ढूंढता रहा अपने साए को, रात चांद ढूंढता रहा अपने साए को, जैसे मैं ढूंढता फिरता हूँ रेखाओं रंगों में खुद को। रात चांद ढूंढता रहा अपने साए को, जैसे मैं ढूंढता फिरता हूँ रेखाओं रंगों में खुद को। कभी कभी शब्दों से भी भिड़ जाता हूँ मैं, कभी कभी शब्दों से भी भिड़ जाता हूँ मैं। ये शब्द अभी ठीक से पहचानते नहीं मुझको शायद, ये शब्द घायल कर देते हैं, चुप जाते हैं फांस की तरह कभी। वो एक पांव पर कूदती फांदती घायल नज्म देखते हो। वोकैबुलरी नहीं है ना, तो वही है कि वो कई बार होता है कि आप फंस जाते हो, आपके विचार है, सब कुछ है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति आप उस तरह से नहीं कर पा रहे जैसी करनी है। तो ये वही बात है कि वो एक पांव पर कूदती फांदती घायल नज्म देखते हो। हाँ, ख्यालों का परिंदा जब गुजरेगा इधर से तो खींच लेगा सब दर्द इसका। या कोई नरम ख्याल मरहम बनकर पिघल जाएगा इसकी सतह पर। इस कैनवास को तो पहचानते होगे, ये मुझे पहचानता है। ट्रेनिंग लिया है ना, तो कॉन्फिडेंस है। इस कैनवास को तो पहचानते होगे, ये मुझे पहचानता है। जिद नहीं करता शब्दों की तरह, उतर जाने देता है मुझे अपने भीतर। कई रंग कई रेखाएं उतार चुका हूँ इसके भीतर, कई बार खुद भी उतरा हूँ पर तह तक नहीं पहुँचा हूँ अभी, गहरा बहुत है। वो साए थे ना जो
कल रात चांद ढूंढता फिरता था जिनको। अब यहीं रहते हैं इसी कैनवास पर, काले थे मगर रंग बिरंगे होकर घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ। वो चांद था ना जो एक बार टांग दिया था उसको भी मैंने इसी कैनवास पर, तभी से आसमान पे रहता है, रंगों से डरता है शायद इसीलिए रात में निकलता है, रंगों से डरता है शायद इसलिए रात में निकलता है। बात बहुत कर ली हमने, है ना। और होता यही है कि बहुत से वक्त आएंगे, हर कोई अपनी अपनी बात कहता है। बस मैं एक बात जरूर कहूँगा आप लोगों से कि सुनो सबकी, करो मन की, है ना। जो आपको ठीक लगता है, जो आपके लिए सही है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप जब कैनवास पे कुछ उतार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उस पर बात करने वाले, उसको कहने वाले बहुत से लोग आएंगे मेरे जैसे कि इसको ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस बनाएं, अपने तरीके की, अपने ढंग की बात करें। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि जो कुछ भी करें उसमें आप ही नज़र आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कभी जो है कोई किसी आर्टिस्ट की झलक आ रही है, कभी किसी आर्टिस्ट की झलक आ रही है, कभी कोई कलाकार दिख रहा है ना। आवाज़ आपकी अपनी होनी चाहिए। विषय कोई भी हो सकता है, टॉपिक कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको कहने का तरीका वो आपका होना चाहिए। जैसे आप कहीं किसी शो में जाते हैं, अगर आप हुसैन साहब का काम देखें, आप पिकासो देखें, है ना, आप एंजेलिला मेनन देखें, आप जतिन दास, सुनील दास, इतने सारे सो मैनी आर्टिस्ट, है ना। तो हर किसी को अलग अलग विषयों पे काम किए, लेकिन उनको बात कहने का तरीका उनका अपना, है ना। कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात, मेरी आवाज़ का एक टेक्सचर है, मेरी बात करने का एक तरीका है ना। इट हार्डली मैटर्स वेदर आई स्पीक इंग्लिश और हिंदी। अगर मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ का टेक्सचर वही है। अगर मैं पंजाबी विच गल करना तां भी मेरी आवाज़ का टेक्सचर वही होगा। उतार चढ़ाव जो है वो वैसे ही है, कहाँ कहाँ पहुँच देना क्या है, तो आपको महसूस होता है कि ये कौन बात कर रहा है। कहने का तरीका, आवाज़ का टेक्सचर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कलाकार हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हैं। आप अलग अलग आवाज़ों में बात नहीं कर सकते, आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। अगर आप चाहते हैं कि एज एन आर्टिस्ट आपको कोई सीरियसली ले, तो आपको अपनी एक आवाज़ क्रिएट करनी होगी। आप किस में सहज हैं, सरलता हैं, वो आपकी सहजता और सरलता काम को करने में ही जो है वही आपका एक काम करने का तरीका है। उसी में आप अपने आप को ढूंढें, है ना, तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये मेरे कुछ वर्क्स हैं। ये जो कैनवास है, ये कैनवास था 10 फीट बाई 10 फीट का, 10 फीट बाई 10 फीट का। मेरे यूजुअली कैनवास जो हैं, मैं बहुत बड़े सरफेस पे काम करता हूँ। छोटी छोटी पेंटिंग्स जो हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ना अपने आप को शायद जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे अंदर जब विचार चलते हैं ना, तो वो इतनी गति से आते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि अगर मेरा विचार और मेरी जो एक्शन है वो दोनों सिंक्रोनाइज नहीं करेगा तो मैं शायद कुछ मिस कर दूंगा। तो मैं जब भी काम करता हूँ, ये सब वर्क्स जो मेरे चलते हैं, तो वो इतने फास्ट तरीके से मैं काम करता हूँ। जो ड्राइंग्स भी मेरी होती हैं वो 10 फीट की है या 20 फीट के भी कैनवास हैं मेरे, तो वो मैं एक फ्लो में काम करता हूँ। मैं ऐसे नहीं करता कि अभी कुछ किया फिर कल करूँगा फिर परसों करूँगा। सेगमेंट्स हैं अलग अलग। पहले अगर मैं ड्राइंग कर रहा हूँ तो उसी फ्लो में, जब मेरे माइंड में एक फ्लो आ रहा है, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं पहले से कुछ सोच रहा हूँ, कुछ विचार है, नहीं, कुछ नहीं है। बिल्कुल कैनवास सामने लगा, बिल्कुल ब्लैंक है मेरा। पहला डॉट, पहली लाइन मैंने लगाई, दैट पर्टिकुलर लाइन और डॉट टेल्स मी व्हाट नेक्स्ट। वो डॉट या वो लाइन मुझे बताती है कि अब नेक्स्ट क्या होगा। मैं उसके साथ बहता चला जाता हूँ। मैं उसके, ये बिल्कुल वैसा सा ही है। ये एक बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबी होता है ना, एक विचार जो है ना हमारा, उसी बच्चे की तरह है। जब वो विचार आता है ना, तो उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है एक कलाकार को। लेकिन जब वो अपने बिल्कुल जवान हो गया और वो बिल्कुल कॉलेज जाने लायक हो गया ना,
अब उस कॉम्पोजिशन की डिमांड है। आप अपने मन से कहीं भी लाल पीला हरा नीला रंग नहीं लगा सकते, या कहीं भी कुछ नहीं लगा सकते। वो कॉम्पोजिशन डिमांड करेगा कि कहाँ पे बैलेंस चाहिए, वहाँ पे क्या फॉर्म चाहिए, क्या कलर चाहिए, कैसे चाहिए। तो इस चीज को, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। जब इन चीजों को, इन समझ को पक्का करके चलेंगे ना, तो आप इतने ही सहज तरीके से ऐसे ही काम होंगे बिल्कुल। और कितने बड़े से बड़ा कलाकार या बिल्कुल बडिंग आर्टिस्ट हो, जब कैनवास सामने लगता है ना, तो पहला स्ट्रोक लगाते हुए ना हर किसी का पाँव कांपता है, हर किसी के अंदर एक डर होता है कि इस पे क्या होगा और कैसा होगा। और वो डर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डर ही है जो हमारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करता है। वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जानी चाहिए कि हमें कुछ बेहतर करना है, हमें कुछ अच्छा करना है ना। तो वो तभी बेहतर होगा जब हम उस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे उसकी लेंगे। अगर हम ये सोच के करेंगे कि अरे हम तो जो करेंगे वो तो कमाल होगा ना, तो समझ लो आपने उस दिन अपनी जो ग्रोथ थी ना, उसके दरवाजे बंद कर दिए, आपकी ग्रोथ खत्म हो गई। क्योंकि जब आपके अंदर कुछ बेहतर, कुछ नया करने की जिज्ञासा जब तक है, तभी तक आप एज एन कलाकार जिंदा हैं, है ना। और आप देखिए इतने लोग आए और गए, लेकिन वो आज भी हमारे भीतर जिंदा हैं। वो सब लोग, चाहे वो इंडियन हो, वेस्टर्न हो, डच पेंटर हो, साहित्यकार हो, वो चाहे महादेवी वर्मा हो, है ना, जयशंकर प्रसाद हो, या कोई भी हो। जयशंकर प्रसाद जी की बात आई तो मेरे को दो लाइनें याद आ रही हैं, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जयशंकर प्रसाद जी का एक महाकाव्य है कामायनी। कामायनी क्या है कि जब पहला मनु, सब तरफ जो है एकदम प्रलय आई हुई है, एकदम डिस्टॉर्शन हुआ पड़ा, सब तरफ कुछ नहीं बचा, तहस नहस है, दुनिया में कुछ नहीं बचा, सिर्फ इकलौता एक मनुष्य है, वो बैठा है और उसकी मनोभावना है कि वो देख रहा है उस तहस नहस को, उस विनाश को देख रहा है, वो अनुभव कर रहा है। तो वो क्या लाइन जो स्टार्ट होती है, कहाँ से कामायनी, वो कह रहा है कि हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ये बात मैं कह रहा हूँ, इसका कुछ मतलब है, मैं वो आपको ये पूरा होने के बाद बताऊंगा कि हिमगिरी के उतुंग शिखर पर, हिमगिरी पहाड़, जो हिमगिरी के सबसे ऊपर वाले शिखर पर एक मनुष्य बैठा है, बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, ऊपर बर्फ ही बर्फ है, ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक तरल था, एक लिक्विड है, एक तरल था, एक सघन, एक सॉलिड है, एक तरल था, एक सघन, और एक तत्व की ही प्रधानता, उसे कहो जड़ या चेतन। कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने कि दोनों में तत्व एक ही है, चाहे वो बर्फ है और चाहे वो पानी है। एक सॉलिड हो चुका है, एक लिक्विड है, लेकिन जो सॉलिड हो चुका है ना, उसमें स्कोप नहीं है ज्यादा आगे करने का, लेकिन जो तरल है ना, वो बह रहा है, वो नित नए आकार ले रहा है। उसके रास्ते में पत्थर आ रहे हैं, उसके रास्ते में पहाड़ आ रहे हैं, वो उसी हिसाब से अपने रास्ते बना रहा है, अपनी मूवमेंट को, अपने शरीर को उसी हिसाब से, कहीं चौड़ा आ गया तो फैला दिया उसने, संकरा हो गया तो वो पतले उससे होके निकल गया। तो कलाकार का भी बिल्कुल यही वो है कि हर मोमेंट पे, हर लम्हे पे जो है आप अलग तरह के होते हैं। खाना बदोश की जिंदगी है एक कलाकार की, कि हर बार आप एक नया कैनवास, नया रंग, नए रंग लगाते हैं, है ना। वो यात्रा पूरी होती है तो फिर आप अगले दिन एक नया दिन आता है, एक नई यात्रा आती है। ये जो काम है, इस काम पे मैं बात करना चाहूँगा। अभी जो मैं एक विचार की जो बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में जो ये जो पूरा भाव है ना, ये है ही जर्नी ऑफ एन आइडिया। एक आइडिया की एक जर्नी है कि जब आपके मन में कुछ भाव उठते हैं ना, तो वो ऐसे सही वेग से होते हैं, बहुत सारे चेहरे लिए हुए, बहुत सारे रंग, बहुत क्लैरिटी नहीं होती माइंड में, एक वेग सा, एक ऐसा ही एक ब्लर सा एक विचार आता है। उस विचार में से एक फिगर आती है जो थोड़ा सा कुछ
अपनापन लिए होती है, लेकिन अभी भी उसमें वो क्लैरिटी नहीं है। उसमें से फिर और कुछ निकलता है, वो मुखौटा लिए हुए है, कई तरह की दुविधाएं होती हैं दिमाग में, कुछ समाज की, कुछ घर की, कुछ यहाँ की, कुछ वहाँ की। फिर उसमें से आप बाहर निकलते हैं उस विचार से। अब आपने अपने आप को थोड़ा सा अलग किया है, लेकिन अभी भी आप किसी दुविधा में हैं। धीरे 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 आप अब बिल्कुल उड़ने को तैयार हैं। विचार बिल्कुल ऐसा ही है, एक वेग सा आता है और उसके बाद धीरे 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 कैसे वो एक उड़ान, पंख लग गए हैं उसके, अब वो उड़ान के लिए तैयार है। तो ऐसा ही है विचार जो है, एकदम से ऐसा नहीं होता कि बहुत क्लैरिटी लेके और बहुत है, वो धीरे धीरे पनपता है, धीरे धीरे पलता है, बड़ा होता है और अपना एक जगह बनाता है वो। जी, तो बस ऐसे ही है कि जब भी कोई कैनवस सामने लगता है उस समय मेरे मन में क्या विचार उठेगा, क्या भाव आएंगे, कैसे क्या होगा। यही एक कारण है कि हर कैनवस दूसरे कैनवस से भिन्न होता है, हर कंपोजिशन दूसरे कंपोजिशन से अलग होती है, क्योंकि मैं किसी अपने दायरे में नहीं मैं बांधता कि कई दायरों में बट गई जिंदगी, कहीं फैली तो कहीं सिकुड़ गई जिंदगी, खींचा था हाशिया जो जिंदगी के गिर्द, छोटा हो गया या बढ़ गई जिंदगी, है ना। तो दायरे भी जो है ना वो सब हमारे खुद के बनाए हुए हैं। मैं ये जहाँ खड़ा हूँ ये एक दायरा है मेरा, फिर आप जहाँ बैठे हैं वो एक दायरा है, फिर हम सब लोगों के बाहर एक दायरा है, इसके बाहर एक दायरा है, उसके बाहर एक दायरा है, फिर एक स्टेट का दायरा है, फिर कंट्री का, फिर पूरा ब्रह्मांड है। अब ये डिपेंड करता है एक कलाकार पे, वो जो दायरा जब शब्द आता है तो हम अपने आप को संकुचित कर लेते हैं। दायरा एक बिंदु मात्र भी है और दायरा पूरा ब्रह्मांड है। अब आप अपने आप को किसमें कंफर्टेबल महसूस करते हो वो आप पर है, कि आप अगर कुछ पाना चाहते हैं तो आपको उन दायरों को लांघना होगा, नहीं तो वही एक रूटीन लाइफ रहेगी, उसी के भीतर रह के कुछ भी करते रहें। जब आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कुछ करेंगे, तभी आप कुछ नयापन, कुछ नया ढूंढ पाएंगे। अगर अपने दायरे में ही रह गए तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना। कि छरहरी काली बेबाक लकीरों ने बड़ी मासूमियत से कहा कि दायरों से बाहर निकल कर 2 कदम चलकर तो देखो, जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है, जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। ये जो वर्क है ये हम लोग जो है पेरिस जाने का हमें मौका मिला, मैं, अश्वनी जी और हम सब लोग, बहुत सारे लोग हम पेरिस गए। तो वहाँ दाओर्से म्यूज़ियम के अंदर जो है वैन गॉग मेरे बहुत फेवरेट जो हैं वो चित्रकार हैं। वो इसलिए कि उनके अंदर जो एक काम करने का जो जज्बा था ना वो बहुत बड़ा था। वो बहुत कुछ कहना चाहते थे, वो बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन शायद उनके विचार और वो सब चीज़ें जो है ना सिंक्रोनाइज नहीं हो पाती थी। यही कारण था कि और लोगों ने उनको बहुत कंडेम किया, उस समय के लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको वो किया। तो जब वहाँ हम गए तो एक इंसान जो ज़िंदगी भर भटकता रहा अपनी पहचान पाने के लिए, अपने उसके लिए, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, जब उस म्यूज़ियम में गए तो एकदम से उसके बाहर जो है एक बहुत बड़ा रूम उनका, उसके बाहर लिखा विंसेंट वैन गॉग। तो मेरे को ऐसे लगा कि जैसे जो है ना एक कलाकार दूसरे कलाकार के घर में आया है, बाहर नेम प्लेट लगी है उसकी, जैसे ही हम एंटर किए उसके अंदर, वो मोमेंट अश्वनी जी को याद होंगी। आप तो बिल्कुल दंडवत ही हो गए थे, बिल्कुल ही लेट ही गए थे आप तो उसमें जो है। तो वो जो मोमेंट थी ना एकदम से, वो ऐसी फीलिंग थी कि जिन चित्रों को, जिनको हम सिर्फ प्लेट्स ऐसे ही देखते थे कहीं बुक्स वगैरह में प्रिंट किए हुए, वो रियल साइज में और हमारे सामने वो एक्चुअल स्ट्रोक्स और एक्चुअल वो लगे हुए हैं। उन भावों को जब देखा है ना तो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए हम लोग। फिर वहाँ से जब वापस आए हम, हमारा ये ट्रिप पूरा हुआ, जिस दिन मैं इंडिया पहुँचा, दिल्ली घर पे आया, उसी दिन मेरे से रहा नहीं गया, मैं सीधा स्टूडियो गया। स्टूडियो जाके मैंने जो है एक बड़ा कैनवस लगाया और उस कैनवस के ऊपर जो भी भाव, जो भी विचार थे, इसका मैंने टाइटल दिया गुफ्तगू।
तो बहुत मज़ा आया, इतनी एनर्जी थी, इतना वो था कि 2 दिन मैं घर नहीं आया, स्टूडियो में रहा। जब तक ये कैनवस मैंने पूरा नहीं किया, मैं वहीं पे ही इस कैनवस के सामने ही रहा मैं। और मैंने बहुत उस मोमेंट को इतना एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। और वही होता है कि जब भी कोई कैनवस, अभी ये ऊपर से सिकंदर जो है एक फरमाइश कर रहे थे एक पोइट्री की छोटी सी, तो कैनवस सामने लगाया, वो जो पहले जो 10 बाई 10 फीट के कैनवस की जिसकी मैं बात कर रहा था, जैसे ही वो मैंने कैनवस अपने सामने लगाया तो मेरे भीतर से जैसे होता ना, हर कलाकार के अंदर से एक आवाज़ आती है कि एक बेचैनी स्टार्ट हो जाती है कि इस पे क्या करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। तो वो खाली कैनवस, वाइट सरफेस देखते ही ना कलाकार थोड़ा जो है ना बावला सा हो जाता है, उसको लगता है कि बस अब इस पे कुछ होगा। तो मेरे को लगा कि ये एक तरह की गुफ्तगू ही तो है, एक डायलॉग है जो मेरे और मेरे कैनवस के बीच में चल रहा है ना। तो कैनवस जो है तो वो शब्दों में बनी, ये भाव शब्दों में बने कि कैनवस मेरे से कह रहा है कि कुछ तन्हाइयाँ, कुछ खामोशियाँ मेरे बदन पे मल दो, कुछ तन्हाइयाँ, कुछ खामोशियाँ मेरे बदन पे मल दो, मेरी बेचैन रूह को शायद सुकून मिले। कुछ तन्हाइयाँ, कुछ खामोशियाँ मेरे बदन पे मल दो, मेरी बेचैन रूह को शायद सुकून मिले। और मेरे अंदर से क्या आवाज़ आ रही है कि ये जो बेचैनियाँ दौड़ती फिरती हैं मेरी रगों में, ये जो बेचैनियाँ दौड़ती फिरती हैं मेरी रगों में, ये तुम हो या मेरा ख्याल। शुक्रिया। ये जो बेचैनियाँ दौड़ती फिरती हैं मेरी रगों में, ये तुम ही हो या मेरा ख्याल। और मेरे बदन से जब महक आने लगे सौंधी मिट्टी की, तो समझ लेना मेरी रूह रोशन हो चली है। और तेरा बदन भी, कैनवस से कह रहा हूं, और तेरा बदन भी महकने लगे जब मेरे बदन सा, तो समझ लेना मेरी रूह ने छुआ है तेरी रूह को। कुछ तन्हाइयाँ, जोरदार तालियां। खामोशियाँ। तो अमित जी, हम लोग अब क्वेश्चन आंसर का राउंड ले लेते हैं, सर, क्योंकि इसके बाद जो है अजय समीर जी रास्ते में हैं। जी बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एंगेजिंग आपका लेक्चर रहा। एक भी व्यक्ति का मन नहीं किया कि अपनी जगह से वो इधर से उधर हिलने का विचार भी मन में लेके आ पाए। तो अब आपके क्वेश्चन आंसर हम ले लेते हैं। नमस्कार अमित दत्त सर। हाँ जी नमस्कार। सर, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई कला स्टार्ट की कैनवस पे, हाँ जी, और काफ़ी टाइम इन्वेस्ट हो गया, लेकिन लग रहा है नहीं, ये किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है? ये हर कलाकार के साथ होता है और ये होना बहुत ज़रूरी है। मैंने इस पे बहुत विचार किया कि ऐसा क्यों होता है। जो मेरे को जो समझ आई, होता क्या है कि कई बार हम कुछ काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारा विचार जिस इमोशंस को, जिन भावों को लेके चल रहा होता है, कई बार हमारा जो सामाजिक या वैसा जो सराउंडिंग्स होती है ना, वो कुछ अलग ढंग से रिएक्ट कर रही होती हैं। तो हमारा विचार और एक्शन जब सिंक्रोनाइज नहीं करता ना, जो भाव आपके अंदर चल रहे हैं, जब वो भाव आप उस तरीके से फील नहीं कर पा रहे, तो वो कभी उस पर जो है ना सार्थक हो नहीं पाते। तो ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ भी कि काम शुरू किया और वो बीच में फंस गया, उस पर बहुत समय लगा कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा। तो हमने भी वही किया, उसको एक तरफ रखा, नया कैनवस लगाया, नए विचार, नए आइडिया के साथ चले। अब होता पता क्या है, हर किसी के साथ ऐसा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो कॉन्शियस है ना, वो हमारे सब कॉन्शियस जो है वो कॉन्शियस से ज़्यादा अलर्ट है। हम जब वो कुछ दूसरी पेंटिंग पे काम कर रहे हैं, उसके बाद कई पेंटिंग हमने कर ली, वो साइड पे ही रखा है, वो कैनवस पूरा नहीं हुआ, हम कर रहे हैं और बहुत ऐसे वाले उस मूवमेंट पे हैं उस पेंटिंग को करते हुए कि एकदम से कुछ स्ट्राइक करता है, हम उसको वहीं छोड़ते हैं, उस कैनवस को सामने रखते हैं, उस पर काम शुरू करते हैं और लगता है अरे ये तो कमाल हो गया। और वो इतने सहज तरीके से, इतने चुटकियों में हो जाता है, जो हमें पहले बहुत मुश्किल काम लग रहा था। वो हो सकता है कि वो स्पार्क आपके अंदर 2 दिन के बाद आए, 2 महीने के बाद आए, 1 साल, कई बार कई काम ऐसे भी होते हैं कई सालों रखे रहते हैं, और फिर वो अचानक से कभी स्पार्क आता है उसमें, तो वो ऐसे, और वो फिर जब ऐसे काम जब अटकते हैं ना,
वो ऐसे ही पूरे होते हैं और बहुत सहजता से हो जाते हैं। नमस्ते मैं पिया। हाँ जी, नमस्कार जी। आप तो खैर हमारे बड़े भाई हो और हम अपने कॉलेज टाइम से लेके अब तक आपका काम देख के ही बड़े हुए हैं। मैंने आपकी बहुत सारी पेंटिंग्स देखी है और शुरू से देखता आ रहा हूँ, कॉलेज टाइम से देख रहा हूँ जी। क्योंकि आप हमारे आइडल्स थे उस टाइम पे भी और अभी भी हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है इसी पेंटिंग को लेके आप जी। आपकी मैंने जितनी भी पेंटिंग्स देखी, आप जो भी फिगर्स बनाते हैं उसके अंदर, वो मतलब मुझे लगता है शायद किसी फिगर में आपके कलर्स नहीं होते जी। नॉर्मली, वो ब्लैक एंड व्हाइट ही आप रखते हैं हमेशा। जी। तो मेरा ये पूछना है कि आपने इसमें वैन गॉग को क्यों कलर में बनाया आपने? मुझे अच्छा लगा कि आपने उसके स्टाइल को यूज किया। जी। तो यहाँ वैन गॉग को आपने कलर में क्यों बनाया? शायद उनके जो विचारों की जो तितलियां थी ना, उस समय शायद मेरे जहन पे, मेरे विचारों पे ज़्यादा हावी थी, उनके कलर्स ज़्यादा हावी थे, है ना। और वैन गॉग का जो है अपना एक तरह का कलर लगाने का तरीका था, एक उनकी अपनी एक एसेंस थी। तो मैं चाहता था कि वो उनकी उस एसेंस को जो है ना वैन गॉग की, हम उसी तरह से ही अनुभव करें, उसी तरह से देखें जैसा कि हम एक्चुअल में उनको याद करते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब कि वैन गॉग को आपने उन्हीं के कलर में बनाया आपने? हाँ बिल्कुल, उनको उन्हीं के रंगों में जो है अपने तरीके से, अपने ढंग से मैंने बात कहने की कोशिश करी। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक है सर। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम लोग अपना धन्यवाद सभी लोगों की तरफ से हम धन्यवाद करना चाहेंगे। अमित ने बहुत एनर्जी के साथ इस 1 घंटे को आप लोगों के लिए उपयोगी बनाया, और हम जाने से पहले चाहते हैं कि आप सब लोगों को चीफ गेस्ट मानते हुए आप लोगों के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ कराएं, क्योंकि आप सब लोगों को यहाँ तो बुला नहीं सकते, तो हम उस तरफ आएंगे, यहाँ सामने बैठते हैं और आप सब लोगों को हम लोग चाहते हैं कि एक ग्रुप फोटोग्राफ में हम कैप्चर करें और एक याद के तौर पर रखें और आने वाले अगली एग्जीबिशन के कैटलॉग में स्थान दें उसको। तो थैंक यू अमित, कीमती जो है समय जो है निकाला कला के लिए, बहुत बड़ी बात है ना। इतने व्यस्तता में, इतने उसमें जो है बहुत कम होता है कि लोग अपना समय निकाल पाएँ, और वो भी ऐसा समय जो बिल्कुल सुबह की जो है दिनचर्या ही जहाँ से शुरू होती है, और ऐसे समय में आप लोग यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।